क्या हाल चाल है? चलिए, क्या हाल चाल है? बढ़िया है। तो जो है देखिए तो हाँ, आ जाइए और भी देखते हैं। तो हम लोग देख रहे थे भारत की जनसंख्या के बारे में, ठीक है। आपको 2011 के जनगणना का जो एक पीडीएफ है वो हम आपको बंटवा रहे हैं, ठीक है। पीडीएफ आ गया है जी? हाँ, बांटिए तो सबको बांटिए। और ऑनलाइन वाले लोग एप्लीकेशन पर डलवा देंगे और साथ ही साथ जो है संस्थान के टेलीग्राम चैनल पर भी जो है आपको डाल दे रहे हैं। दीपेन को भेज दिया, उसके व्हाट्सएप पर बोली एप्लीकेशन पर अपलोड कर देगा। एक तरफ से बांटिए। ऊपर गया कोई बांटने के लिए? गया है तो ऐसे 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 दे रहे हैं, गिन करके दीजिए ना जी। को विद्यार्थी विभाग को दीजिए, गिन करके दीजिए। इसको जो है आपको अपने कॉपी में उतार लेना है, समझ गए? और उतार करके उसको याद कर लेना है। डाटा है, डाटा में कुछ समझाने वाला है नहीं, उसमें हम क्या करेंगे। डाटा है, लिखिए कॉपी में, याद कीजिए। बांट दीजिए। ऊपर में गया है ना बांटने के लिए? एक्स्ट्रा नहीं लेना है, एक्स्ट्रा पीछे बढ़ा देना। नहीं मिला? लीजिए। अरे इधर दीजिए नहीं, आगे वाला को दीजिए ना जी, यहां पे है महाराज। लिखिए, नीचे से हेडिंग मारिए। 2011 की जनगणना के मुख्य तथ्य। हेडिंग मारिए, 2011 की जनगणना के मुख्य तथ्य। दो 2011 की जनगणना के मुख्य तथ्य। दो 2011 की जनगणना के मुख्य तथ्य। 2011 की जनगणना के मुख्य तथ्य। मुख्य तथ्य। चलिए अब समझिए आप। बोले जी उसको अपलोड करने के लिए, बोल दिया ना? हाँ। ऑनलाइन वाले लोग अपलोड हो जाएगा एप्लीकेशन पर, निकाल करके उसको कॉपी में लिख लीजिएगा। कहां लिखना है भी बात हम बता देंगे अभी। अब समझिए, आइए। 2011 की जो जनगणना है, अब उसी से संबंधित प्रमुख तथ्य को जानना है। 2011 की जनगणना आप सब लोग जानते हैं,
भारत की 15वीं और स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना है। और यह बात हमको लगता है हम आपको लिखाए भी हैं। 2011 की जनगणना का जो शुभंकर था वो प्रगणक शिक्षिका थी। प्रगणक शिक्षिका 2011 की जनगणना का शुभंकर थी। और इस जनगणना का जो आदर्श वाक्य था वह था हमारी जनगणना हमारा भविष्य, आवर सेंसस आवर फ्यूचर। हमारी जनगणना हमारा भविष्य, हमारी जनसंख्या हमारा भविष्य, हमारी जनसंख्या हमारा भविष्य, मतलब आवर सेंसस आवर फ्यूचर। यह जो है आपको 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य था। साथ ही साथ 2011 के जनगणना में कुल 29 प्रश्न पूछे गए थे। 2011 की जनगणना में जो है कुल 29 प्रश्न पूछे गए थे। उसमें यही पूछा जा रहा होगा कि जो है परिवार में कितने सदस्य हैं, कौन क्या करते हैं, आप क्या करते हैं, यही सब सवाल जो है आपको पूछा जाता है। और कुल मिलाकर के जो है 29 सवाल 2011 के जनगणना में जो है आपको पूछा गया था। और आप याद कीजिए कि हम आपको साक्षरता दर बताए हैं, लिंगानुपात बताए हैं, सब चीज हम आपको बताए हैं। और साथ ही साथ हम आपको यह भी बात बताए हैं सबसे अधिक साक्षरता दर वाला राज्य कौन है, सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य कौन है, सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन है, सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन है। इन सभी बातों से हम आपको अवगत करवाए हैं। लेकिन यहां पर 2011 का जो आंकड़ा है, 2011 के जनगणना का जो आंकड़ा है, उन आंकड़ों के अनुसार जिला के संदर्भ में भी जो है कुछ आप जान लीजिए। कभी कताल जो है जिला से संबंधित भी जो है आपसे पूछ दिया जाता है। तो देखिए, अगर आप देखेंगे कि भारत में सबसे अधिक आबादी वाला जिला कौन है, यानी भारत का कौन ऐसा जिला है जहां की जनसंख्या सबसे अधिक है। एक है महाराष्ट्र राज्य का थाने जिला और दूसरा है पश्चिम बंगाल राज्य का 24 परगना, पश्चिम बंगाल राज्य का उत्तरी 24 परगना। ये दोनों भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है। ये दोनों भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है। और सबसे कम जनसंख्या वाला क्षेत्र जो है वह है अरुणाचल प्रदेश का दिबांग घाटी क्षेत्र। अरुणाचल प्रदेश का दिबांग घाटी क्षेत्र सबसे कम जनसंख्या वाला क्षेत्र है। अरुणाचल प्रदेश के दिबांग घाटी क्षेत्र का जनसंख्या घनत्व है एक वर्ग किलोमीटर में सिर्फ एक व्यक्ति रहता है। एक वर्ग किलोमीटर में सिर्फ एक व्यक्ति रहता है। इसके बाद अगर आप लिंगानुपात की बात करेंगे तो पूरे भारतवर्ष में सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जिला पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश का माहे जिला है। पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश का माहे जिला सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जिला है। यहां का लिंगानुपात है 1176 महिला प्रति 1000 पुरुष। और सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला है दमन। दमन और द्वीप है, उसमें जो दमन है, दमन एक जिला है। दमन जिला सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला है। और फिर साक्षरता दर की अगर आप बात करेंगे तो पूरे भारतवर्ष में जितने भी जिले हैं उसमें सबसे अधिक साक्षर जिला है मिजोरम का सरेछीप। मिजोरम का सरेछीप, यहां के 99% लोग साक्षर हैं। 98 पॉइंट समथिंग है, 99% मान करके आप चल सकते हैं। 99% मान करके चल सकते हैं, यानी 100 में से उस जिला में 100 में से 99 गो लोग साक्षर है। वहीं सबसे कम साक्षरता वाला जिला है मध्य प्रदेश का अलीराजपुर। मध्य प्रदेश का अलीराजपुर जो है सबसे कम साक्षरता वाला जिला है।
32-33% लोग यहां के साक्षर है। 100 में से 33-34 वो लोग जो है यहां पर साक्षर है। समझ गए? तो जिला के संदर्भ में ये डाटा है, राज्य के संदर्भ में ये सब डाटा तो हम आपको बता ही दिए हैं, साथ ही साथ कॉपी में लिखा भी दिए हैं। ये सब जिला के संदर्भ में डाटा है, तो जिला के संदर्भ में भी आप इन चीजों को याद रखिएगा, नीचे से लिखिएगा। स्टार मार्के, पॉइंट वाइज लिखते जाइएगा। इसका शुभंकर, इसका शुभंकर, इसका शुभंकर प्रगणक शिक्षिका, इसका शुभंकर प्रगणक शिक्षिका, प्रगणक शिक्षिका, इसका शुभंकर प्रगणक शिक्षिका थी। नेक्स्ट पॉइंट, इसका आदर्श वाक्य, इसका आदर्श वाक्य, इसका आदर्श वाक्य हमारी जनसंख्या, इसका आदर्श वाक्य हमारी जनसंख्या हमारा भविष्य, इसका आदर्श वाक्य हमारी जनसंख्या हमारा भविष्य। इसको इन्वर्टेड कोमा में बंद कर लीजिएगा। इसका आदर्श वाक्य हमारी जनसंख्या हमारा भविष्य, इसको इन्वर्टेड कोमा में बंद कर लीजिएगा। इसका आदर्श वाक्य हमारी जनसंख्या हमारा भविष्य था। इसमें कुल 29 प्रश्न पूछे गए, इसमें कुल 29 प्रश्न पूछे गए। इसमें कुल 29 प्रश्न पूछे गए। चलिए अब आगे जानिएगा। देखिए 2011 का जो आंकड़ा है, उस आंकड़ा के अनुसार भारत की कुल आबादी है 121 करोड़, और 2011 के आंकड़ों के अनुसार भारत की आबादी अमेरिका, 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 अमेरिका के बाद इंडोनेशिया, इंडोनेशिया, इंडोनेशिया के बाद ब्राजील, ब्राजील, ब्राजील के बाद पाकिस्तान, पाकिस्तान के बाद बांग्लादेश, और बांग्लादेश के बाद जापान, जापान। इन 6 देश की आबादी को मिला दीजिए। इन 6 देश की आबादी के बराबर अकेले भारत की आबादी है, अकेले भारत की आबादी है। भारत की आबादी इन 6 देश के आबादी के बराबर है। अमेरिका, अमेरिका के बाद इंडोनेशिया, ब्राजील, पाकिस्तान, बांग्लादेश और जापान। इन 6 देश की आबादी के बराबर अकेले भारत की आबादी है, अकेले भारत की आबादी है। समझ गए? तो नीचे से लिखिएगा। भारत की आबादी, भारत की आबादी भारत की आबादी, भारत की आबादी अमेरिका, अमेरिका, कोमा इंडोनेशिया, इंडोनेशिया, कोमा ब्राजील, ब्राजील, कोमा पाकिस्तान, कोमा बांग्लादेश, बांग्लादेश और जापान, और जापान।
जैसे सभी देश के बराबर है। मतलब एक तरफ भारत, एक तरफ ही 6 देश रख दीजिए, बात बराबर है। ठीक है, आगे लिखिएगा। भारत की दो सबसे अधिक भारत की दो सबसे अधिक भारत की दो सबसे अधिक आबादी वाला जिला 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 महाराष्ट्र का थाने महाराष्ट्र का थाने और महाराष्ट्र का थाने और पश्चिम बंगाल का महाराष्ट्र का थाने और पश्चिम बंगाल का उत्तरी 24 परगना है। महाराष्ट्र का थाने और पश्चिम बंगाल का उत्तरी 24 परगना है। महाराष्ट्र का थाने और पश्चिम बंगाल का उत्तरी 24 परगना है। 2 नंबर में नेक्स्ट पॉइंट, महाराष्ट्र का थाने है उत्तरी 24 परगना है। उत्तरी 24 परगना जिला का नाम है, उत्तरी 24 परगना है। फुल स्टॉप। नेक्स्ट पॉइंट, भारत का सबसे कम आबादी वाला क्षेत्र 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 अरुणाचल प्रदेश का दिबांग घाटी है। अरुणाचल प्रदेश का दिबांग घाटी है। अरुणाचल प्रदेश का दिबांग घाटी है। इस क्षेत्र में प्रति वर्ग किलोमीटर इस क्षेत्र में प्रति वर्ग किलोमीटर इस क्षेत्र में प्रति वर्ग किलोमीटर सिर्फ एक मानव इस क्षेत्र में प्रति वर्ग किलोमीटर सिर्फ एक मानव इस क्षेत्र में प्रति वर्ग किलोमीटर सिर्फ एक मानव निवास करता है। इस क्षेत्र में प्रति वर्ग किलोमीटर सिर्फ एक मानव निवास करता है। सिर्फ एक मानव निवास करता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। भारत का सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जिला भारत का सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जिला नेक्स्ट पॉइंट, भारत का सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जिला भारत का सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जिला भारत का सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जिला पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश का माहे जिला है। 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 कोष्ट में 1176 महिला प्रति 1000 पुरुष। आगे
1176 महिला प्रति 1000 पुरुष, 1176 महिला प्रति 1000 पुरुष है। क्या बोल रहे हैं? नेक्स्ट पॉइंट, भारत का सबसे कम, नेक्स्ट पॉइंट, भारत का सबसे कम लिंगानुपात वाला, भारत का सबसे कम लिंगानुपात वाला, भारत का सबसे कम लिंगानुपात वाला, भारत का सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला दमन है, दमन है, दमन है। भारत का सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला दमन है, दमन है। कॉस्ट में 533 महिला प्रति 1000 पुरुष, 533 महिला प्रति 1000 पुरुष, 533 महिला प्रति 1000 पुरुष, 533 महिला प्रति 1000 पुरुष। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, भारत का सबसे अधिक साक्षर जिला, भारत का सबसे अधिक साक्षर जिला मिजोरम का, भारत का सबसे अधिक साक्षर जिला मिजोरम का शेरछीप है, भारत का सबसे अधिक साक्षर जिला मिजोरम का शेरछीप है, भारत का सबसे अधिक साक्षर जिला मिजोरम का शेरछीप है। भारत का सबसे अधिक साक्षर जिला मिजोरम का शेरछीप है, भारत का सबसे अधिक साक्षर जिला मिजोरम का शेरछीप है। कॉस्ट में 98.76%, कॉस्ट में 98.76%। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, भारत का सबसे कम साक्षर जिला मध्य प्रदेश का अलीराजपुर है। नेक्स्ट पॉइंट, भारत का सबसे कम साक्षर जिला, भारत का सबसे कम साक्षर जिला, भारत का सबसे कम साक्षर जिला मध्य प्रदेश का अलीराजपुर है। भारत का सबसे कम साक्षर जिला, भारत का सबसे कम साक्षर जिला मध्य प्रदेश का अलीराजपुर है। कॉस्ट में अलीराजपुर, अलीराजपुर। भारत का सबसे कम साक्षर जिला मध्य प्रदेश का अलीराजपुर है। कॉस्ट में 37.22%, 37.22%, 37.22%, 37.22%। तो सबसे अधिक वाला जिला साक्षरता लिंगानुपात हो गया। जिला हो गया। अब आगे हेडिंग मारिएगा, धर्म आधारित जनगणना, धर्म आधारित जनगणना 2021, 2011, सॉरी 2011, धर्म आधारित जनगणना 2011। धर्म आधारित जनगणना 2011, धर्म आधारित जनगणना 2011। देखिए, सुनिएगा, 2011 की जो जनगणना है ना, 2 पार्ट में प्रकाशित हुआ है, और उसका जो दूसरा पार्ट प्रकाशित हुआ है अगस्त 2015 में, और उसमें धर्म के आधार पर जनगणना को दिखलाया गया है। भारत में जो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, बौद्ध है, जैन है, पारसी है तथा अन्य धर्मों को मानने वाले लोग हैं। तो जब 2011 में जनगणना की जा रही थी, 2011 में जब जनगणना की जा रही थी, लोगों से धर्म भी पूछा गया था। जो 29 सवाल पूछे गए थे, उस 29 सवाल में लोगों से धर्म भी पूछा गया था।
आप किस धर्म को मानते हैं? आप हिंदू धर्म को मानते हैं, इस्लाम धर्म को मानते हैं, सिख धर्म को मानते हैं, ईसाई धर्म को मानते हैं, आप किस धर्म को मानते हैं? यह भी 29 सवाल में से एक सवाल यह भी पूछा गया था। और 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग धर्म आधारित जनगणना का प्रकाशन 25 अगस्त 2015 को हुआ था। 25 अगस्त 2015 को हुआ था। और जो 2011 के आंकड़ों के अनुसार 2011 के आंकड़ों के अनुसार धर्म आधारित जनगणना प्रकाशित हुई है, वह जनगणना यह बतलाता है कि भारत में सर्वाधिक संख्या हिंदुओं की है। सर्वाधिक संख्या हिंदुओं की है। अगर आप बात करेंगे हिंदू की, तो कुल आबादी का 79.8% हिंदू है। 79.8% हिंदू है, यानी 100 में लगभग 80 वो हिंदू है। फिर भी हिंदू खतरा में है, समझिए। फिर मुस्लिम 14.2% है। 14.2% मुसलमान है। 14.2% मुसलमान है। इसके बाद ईसाई है। 2.3% मात्र ईसाई है भारत में। और इसके बाद सिख है। 1.7% सिख है। इसके बाद बौद्ध है 0.7%। इसके बाद जैन है 0.4%। 0.4%। इसके बाद कुछ लोगों ने अपना धर्म बतलाया ही नहीं। जब उससे जनगणना के दौरान पूछा गया आप कौन धर्म मानते हैं, वो अपना धर्म बतलाया ही नहीं। और कुछ लोग कहा कि हम कोनो धर्म को मानबे नहीं करते। ये बात हुआ। कुछ लोगों ने अपना धर्म नहीं बतलाया और कुछ लोगों ने कहा कि हम कोई धर्म मानते ही नहीं। तो बाद बाकी 100 में से इसको जोड़िएगा तो लगभग 98-99% के आसपास आ जाएगा। 1% के आसपास लोग अपना धर्म नहीं बतलाया या वो किसी धर्म को मानता ही नहीं था। और देखिए, तुलना होता है पीछे वाले से। 2011 का ये आंकड़ा है। 2011 का ये आंकड़ा है। 2011 से पहले जनगणना 2001 में हुआ था। 2011 के आंकड़ों की तुलना 2001 के आंकड़ों से की गई। 2011 के आंकड़ों की तुलना 2001 के आंकड़ों से की गई। 2001 के आंकड़ों से की गई। 2001 के आंकड़ों से की गई। तो यह देखने को मिला कि सिर्फ मुस्लिम आबादी में बढ़ोतरी हुई है। 2001 की तुलना में 2011 में मुस्लिम आबादी में 0.8% की वृद्धि हुई है। 0.8% की वृद्धि हुई है। बाद बाकी हर समुदाय में कमी ही हुई है। हिंदू धर्म में 2001 की तुलना में 2011 में 0.7% की कमी हुई है। 0.7% की कमी हुई है। बाद बाकी ईसाई, सिख, बौद्ध इस सब में कमी ही हुई है। जैन में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को नहीं मिला है। तो यहां पर हिंदू और मुस्लिम वृद्धि और कमी के संदर्भ में हिंदू और मुस्लिम को आप याद रखेंगे, ठीक है। इसके अलावे जब 2011 में धर्म आधारित जनगणना प्रकाशित हुई तो उसमें लिंगानुपात भी बतलाया गया कि किस धर्म में कितना लिंगानुपात है, किस धर्म में कितना लिंगानुपात है, यह भी चीज बतलाया गया। लिंगानुपात तो हम आपको बता चुके हैं। लिंगानुपात नहीं बताए, मारेंगे, मुंह तोड़ देंगे हम, समझ गए। हिंदुओं का लिंगानुपात 931,
हिंदुओं में लिंगानुपात है 931 महिला प्रति 1000 पुरुष। मुस्लिमों में लिंगानुपात है 936 महिला प्रति 1000 पुरुष। ईसाइयों में लिंगानुपात है 1006 महिला प्रति 1000 पुरुष। सिखों का लिंगानुपात है 893 महिला प्रति 1000 पुरुष। बौद्धों का लिंगानुपात है 953 महिला प्रति 1000 पुरुष और जैनों का लिंगानुपात है 940 महिला प्रति 1000 पुरुष। इस आंकड़ा के अनुसार यह बतलाया जा सकता है कि सबसे अधिक लिंगानुपात वाला धार्मिक समुदाय ईसाई है और सबसे कम लिंगानुपात वाला धार्मिक समुदाय सिख है। सबसे कम लिंगानुपात वाला धार्मिक समुदाय सिख है और सबसे अधिक लिंगानुपात वाला धार्मिक समुदाय ईसाई है। क्लियर है? तो नीचे से लिखिएगा, लिखिएगा। दो 2011 की जनसंख्या के आधार पर 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 धर्म आधारित जनगणना की रिपोर्ट, धर्म आधारित जनगणना की रिपोर्ट 25 अगस्त 25 अगस्त 25 अगस्त 25 अगस्त 2015 को प्रकाशित किया गया। 25 अगस्त 2015 को प्रकाशित किया गया। 25 अगस्त 2015 को प्रकाशित किया गया। इसके अनुसार इसके अनुसार इसके अनुसार इसके अनुसार भारत में निम्न धार्मिक समुदायों 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 निम्न धार्मिक समुदायों का प्रतिशत और लिंगानुपात का प्रतिशत और लिंगानुपात का प्रतिशत और लिंगानुपात निम्न है। का प्रतिशत निम्न है। का प्रतिशत निम्न है। अब देखिए, अब जो है धार्मिक समुदाय, 3 कॉलम बनाइए। एक में लिखिए धार्मिक समुदाय, दूसरे में प्रतिशत और तीसरे में लिंगानुपात।
3 कॉलम बनाइए। एक में लिखिए धार्मिक समुदाय, दूसरे में लिखिए प्रतिशत, तीसरे में लिंगानुपात। समझ गए? और इसको छापिए, जो बोर्ड पे है इसको छापिए, हम छपवाते हैं, चिंता नहीं करना है। छापिए, छापिए। तो हिंदू 79.8%, हिंदू 79.8%, हिंदू 79.8%, हिंदू 79.8%, लिंगानुपात में 931, मुस्लिम 14.2%, मुस्लिम 14.2%, लिंगानुपात में 936, ईसाई 2.3%, लिंगानुपात में 1006, सिख 1.7%, सिख 1.7%, लिंगानुपात में 893, लिंगानुपात में 893, लिंगानुपात में 893, बौद्ध 0.7%, बौद्ध 0.7%, लिंगानुपात में 953, बौद्ध 0.7%, लिंगानुपात में 953, जैन 0.4%, लिंगानुपात में 940, हिंदू मुस्लिम कहीं लिखे हैं? ये कोनो धर्म को नहीं मानता है। अरे बाबा भी धर्म को मानता है, धर्मे पर तो बाबा का दुकान चलता है हमारा, जो धर्म नहीं मानेगा। चलिए आगे लिखिए, आगे लिखिए, आगे आगे क्या लिखिएगा? हाँ लिखिए। 2001 की तुलना में 2011 में 2001 की तुलना में 2011 में 2001 की तुलना में 2011 में 2011 में हिंदुओं की जनसंख्या में 2001 की तुलना में 2011 में 2001 की तुलना में 2011 में हिंदुओं की जनसंख्या में 0.7% की कमी, 0.7% की कमी, 0.7% की कमी देखने को मिला है। जीरो 0.7% की कमी देखने को मिला है। नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट, दो 2001 की तुलना में 2011 में, नेक्स्ट पॉइंट, दो 2001 की तुलना में 2011 में 2001 की तुलना में 2011 में 2001 की तुलना में 2011 में मुस्लिमों की जनसंख्या में मुस्लिमों की जनसंख्या में मुस्लिमों की जनसंख्या में मुस्लिमों की जनसंख्या में 0.8% की वृद्धि देखने को मिली है।
मुस्लिमों की जनसंख्या में 0.8% की वृद्धि देखने को मिली है। इसके बाद हाँ, एक पॉइंट और लिखिए। ऐसे ही पॉइंट लिखाने का मतलब बनता है नहीं, लेकिन फिर भी लिखाएंगे। लिखिए, लिखिएगा। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला धार्मिक समुदाय, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला धार्मिक समुदाय, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला धार्मिक समुदाय, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला धार्मिक समुदाय ईसाई है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला धार्मिक समुदाय ईसाई है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला धार्मिक समुदाय ईसाई है। एक सेकेंड में ये लोग में बंदर का जीन घुस जाता है। एक सेकेंड में, समझिएगा, मानव से बंदर हो जाता है। अरे महाराज, बंदर का विकास हुआ तब आप मानव बने हैं। फिर से आप लोग आगे जाता है, आप लोग तो पीछे ही जा रहे हैं। ये तो बड़ी दिक्कत है, समझ गया। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला धार्मिक समुदाय ईसाई है। तो वहीं सबसे कम लिंगानुपात वाला, तो वहीं सबसे कम लिंगानुपात वाला धार्मिक समुदाय, तो वहीं सबसे कम लिंगानुपात वाला धार्मिक समुदाय तो वहीं सबसे कम लिंगानुपात वाला धार्मिक समुदाय, तो वहीं सबसे कम लिंगानुपात वाला धार्मिक समुदाय सिख है। कौन है? सिखे ना है जी, सिखे ना है, सिख है। लिख लिए। तो वही सबसे कम लिंगानुपात वाला धार्मिक समुदाय सिख है। एगो बात और जानिए, जैसे भारत में ऐसे तो हर राज्य में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी सब रहते हैं, लेकिन उसमें भी देखना है कि मूल तौर पर हिंदू और मुस्लिम का सबसे ज्यादा आबादी कहां है, किस राज्य में है, राज्य के संदर्भ में स्पेशली। तो सर्वाधिक हिंदुओं की आबादी वाला राज्य है हिमाचल प्रदेश। जानते हैं, हिमाचल प्रदेश में 100 गो व्यक्ति में से 95 गो हिंदुए है, 95 गो हिंदू है, 5 गो में मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी सब है। और वही सबसे अधिक मुस्लिम आबादी वाला राज्य है असम। असम में 100 में से 35 गो मुसलमान है। असम में 100 में से 35 गो मुसलमान है, और बाद बाकी हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी सब है। समझ गए? तो नीचे से लिखिएगा। बिहार में समरसता वाला बात है, सब है समान मात्रा में, लेकिन हिंदू ज्यादा है। ठीक है, लिखिएगा। भारत में सबसे अधिक हिंदुओं की जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य, भारत में सबसे अधिक हिंदुओं की जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य भारत में सबसे अधिक हिंदुओं की जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य भारत में सबसे अधिक हिंदुओं की जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य भारत में सबसे अधिक हिंदुओं की जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य हिमाचल प्रदेश है। कॉस्ट में लगभग 95%, कॉस्ट में लगभग 95%। कॉस्ट में लगभग 95%, कॉस्ट में लगभग 95%। इसके बाद आगे लिखिएगा। भारत में सबसे अधिक भारत में सबसे अधिक भारत में सबसे अधिक भारत में सबसे अधिक
मुस्लिमों की जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य, मुस्लिमों की जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य, मुस्लिमों की जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य, मुस्लिमों की जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य असम है। मुस्लिमों की जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य असम है। कॉस्ट में लगभग 35%, कॉस्ट में लगभग 35%। चलिए अब वो दीजिए, तो जो पीडीएफ आपको मिला है, सबको पीडीएफ मिल न गया है जी? हाँ, किसको किसको नहीं मिला? क्या वो लोग हैं? दोनों तीनों अभागले हैं। इतना लोग को मिल गया, हजारों लोग को मिल गया, 3 गो को नहीं मिला, मतलब अभागले न है वो। हाँ, पीडीएफ ला करके दीजिए जी, 2 गो 3 गो इधर आगे में, आगे में बैठ करके पीडीएफ नहीं मिला। कहां गए जी? केबिन में बैठ के खैनी लटा के खा रहा होगा सब। हाँ जी, क्या गो है? के रख ले था जी? के रख ले था? चरवा सब। आगे बढ़िए। उधर कौन ले लिया? डकैत बना देंगे हम 2 मिनट में। दीजिए उसको। मिला जी? वो तो सबसे अभागल है। एक और बढ़ाइए। पीछे में रख लिया है। कौन रखा है जी? बस चुराते हैं आप लोग, चोरवा सब हैं आप लोग। अरे एगो देना है जी, एगो देना है। देखिए इस पीडीएफ में देखिए 2 साइड है ना जी? अब जो है इसके नीचे कॉपी में इसको लिख लेना है। क्या करना है? लिख लेना है। देखिए, सर्वाधिक जनसंख्या क्रम घटते हुए, न्यूनतम जनसंख्या क्रम बढ़ते हुए। समझ गए? जैसे है पीडीएफ में वैसे लिख लीजिएगा। लिखने के क्रम में आपको अपने आप समझ में आ जाएगा हर बात। समझ गए? लिखिएगा ना तो अपने आप समझ में आ जाएगा, नहीं लिखिएगा तो कहां से समझ में आएगा। ठीक है? इसमें सब चीज दिया हुआ है और जहां तक हम आपको लिखाए हैं उसके जस्ट नीचे इसको लिख लेना है। डाटा है, अब इसमें हम क्या लिखा है? दे दिए हैं पीडीएफ, लिखवाने में फालतू का 1 घंटा टाइम लग जाएगा। समझ गए? इसको लिख लीजिएगा। इस प्रकार आपका ये चैप्टर खत्म हुआ। ठीक है? अब अगला चैप्टर क्या है बताइए तो? हाँ, याद करवाएंगे। अगला चैप्टर है क्या? खनिज संसाधन बाकी है, लोक नृत्य बाकी है, जनजाति बाकी है। ठीक है, हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा, चिंता नहीं करना है, बहुत जल्दी हो जाएगा। क्या होगा? बहुत जल्दी हो जाएगा। ठीक है? हाँ, चलिए, तो आज जितना बताए हैं, लिखाए हैं, समझाए हैं, उसको पढ़िए पहले। और इसको क्या करना है? जहां तक लिखा है उसके नीचे लिख ना लेना है। लिख लीजिएगा ना, कॉपी में लिखिएगा। अगले क्लास में अगर समझ में नहीं आएगा तो आप हमसे पूछ लीजिएगा। और ऑनलाइन वाले लोग, आप लोग को भी बोले हैं लिखने के लिए। और अगले क्लास में कॉपी हम आपका चेक करेंगे। अगला क्लास मेरा आपके बैच में कल है, और कल कॉपी चेक करेंगे, पूरे क्लास का कॉपी चेक करेंगे। और हमको पूरा विश्वास है 50% से अधिक लोग नहीं लिखेंगे। आप पे हमको पूरा भरोसा है, विश्वास है, पूरा का पूरा। और कल आप नहीं लिखिए ना, कल तो हम नानी याद दिला देंगे। ठीक है? अब पढ़िए, ऐसे नहीं कीजिएगा।
आएंगे ऊपर में रहेंगे। अच्छा, ऊपरे जाके चेक करेंगे। क्या हुआ है? क्या बोल रहे हैं? अरे क्या बोल रहे हैं? उठ के बोलिए ना, दिमाग ना है जी तुमको? मैं उसके कहने से गलत, ज्यादा विद्वान हो गया है। हाँ, क्या गलत है पहला कॉलम में? क्या गलत है पहला कॉलम में? क्या गलत है बताइए, क्या गलत है? सिक्किम? हाँ, बढ़ते क्रम में है, यहां पे बढ़ते क्रम में है। ये डाटा में, कॉस्ट में जो डाटा है वो गलत है। ठीक है, तो वो डाटा थोड़े याद करना है। और देखिए एक बात और बता देते हैं, इसमें जो ई लिखा हुआ है, जैसे जनसंख्या, राज्य उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, कॉस्ट में है 19,98,12,341। ये जो आंकड़ा है 19,98,12,341, इसको नहीं लिखना है, इसको नहीं लिखना है, इसको नहीं लिखना है। इस बात को ध्यान में रखिएगा, ये फालतू आंकड़ा है। ठीक है, ये फालतू आंकड़ा है, इसको नहीं लिखना है। जितना लिखाना था परसेंटेज परसेंटेज सब लिख दिए हैं। इसमें जो है ना मूल तौर पर क्या है जानते हैं? मूल तौर पर यानी मूल तौर पर जो है 3 बड़े राज्य और 3 छोटे राज्य, सब चीज में। जैसे जनसंख्या में 3 बड़े राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार। 3 छोटे राज्य कौन है? सिक्किम, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। जनसंख्या केंद्र शासित प्रदेश में 3 बड़े राज्य कौन है? दिल्ली, पुडुचेरी, चंडीगढ़। 3 छोटे राज्य कौन है? लक्षद्वीप, दमन और द्वीप और दादर नगर हवेली। तो इसमें जो है आप ये जो कॉस्ट में आंकड़ा है, इसमें हो सकता है थोड़ा इधर उधर हो, टाइपिंग एरर, समझ गए? तो ये जो कॉस्ट में आंकड़ा है, इस आंकड़ा को नहीं लिखना है। आप समझ पा रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं? ये क्या है? ये कुछ नहीं है। ये जो है आपको सब चीज में, जनसंख्या में, दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर में, जनसंख्या घनत्व में, लिंगानुपात में, शिशु लिंगानुपात में, साक्षरता दर में, महिला साक्षरता में, पुरुष साक्षरता में, अनुसूचित जाति की जनसंख्या में, अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या में, ग्रामीण जनसंख्या और शहरी जनसंख्या में। 3 बड़े राज्य और 3 छोटे राज्य, 3 बड़े राज्य और 3 छोटे राज्य। इसमें प्रतिशत को इग्नोर करना है और कॉस्ट में जो डाटा है संख्या में, उसको इग्नोर करना है, उसको नहीं लिखना है। समझ गए? उसको नहीं लिखना है। इस बात को आप दिमाग में बैठा लेंगे। ठीक है, बैठ जाइए। चलिए, तो उसके नीचे लिख लीजिएगा, पढ़िए अब। पढ़ लिए जी, पढ़िए जल्दी। आगे क्वेश्चन करवाना। कहां तक करवा दिए थे जी? 216 तक।
216 तक हो गया था, है 216 करवा दिए थे। चलिए पढ़ लिए जी, आइए याद करते हैं। याद करते हैं, ये हो कहां से बताए थे, बताइए 2011 की जनगणना का शुभंकर कौन, शुभंकर कौन थी, शुभंकर आदर्श वाक्य, हमारी जनसंख्या हमारा भविष्य, आदर्श वाक्य, आदर्श वाक्य। कुल कितने प्रश्न पूछे गए, कितने प्रश्न पूछे गए, कितने प्रश्न पूछे गए। भारत की जनसंख्या किन किन देशों की जनसंख्या के बराबर है, भारत की जनसंख्या किन किन देशों की जनसंख्या के बराबर। क्लियर है, आगे बताइएगा। भारत में 2 सर्वाधिक जनसंख्या आबादी वाला जिला कौन है, थाने और उत्तरी 24 परगना, थाने और भारत का 2 सबसे अधिक आबादी वाला जिला थाने और उत्तरी 24 परगना कौन है, थाने और उत्तरी 24 परगना। भारत का सबसे कम आबादी वाला क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश का दिबांग घाटी, अरुणाचल प्रदेश का भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश का सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जिला माहे, सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला दमन, दमन सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जिला माहे, सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जिला, सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जिला, सबसे अधिक लिंगानुपात वाला, सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला, सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला, सबसे अधिक साक्षर जिला, सबसे अधिक साक्षर जिला, सबसे अधिक साक्षर जिला, सबसे कम साक्षर जिला, सबसे कम साक्षर जिला, सबसे कम साक्षर जिला, सबसे कम साक्षर जिला। क्लियर है, चलिए आगे बताइए। 2011 के जनगणना के अकॉर्डिंग धार्मिक आधार पर जनगणना प्रकाशित अगस्त 2015 में हुआ, उसके अनुसार अगस्त 2015 में हुआ उसके अनुसार हिंदू कितना प्रतिशत, हिंदू कितना प्रतिशत, मुस्लिम, मुस्लिम, ईसाई, ईसाई, सिख, सिख, बौद्ध, जैन, एक बार फिर से हिंदू, हिंदू, मुस्लिम, मुस्लिम, ईसाई, ईसाई, सिख, सिख, बौद्ध, बौद्ध, जैन। हिंदुओं का लिंगानुपात, हिंदुओं का लिंगानुपात, मुस्लिमों का लिंगानुपात, मुस्लिमों का लिंगानुपात, ईसाइयों का लिंगानुपात, ईसाइयों का लिंगानुपात, सिखों का लिंगानुपात, सिखों का लिंगानुपात, बौद्धों का लिंगानुपात, बौद्धों का लिंगानुपात, जैनियों का लिंगानुपात, सबसे अधिक लिंगानुपात वाला धार्मिक समुदाय, सबसे अधिक लिंगानुपात वाला धार्मिक, सबसे कम लिंगानुपात वाला, सबसे कम लिंगानुपात। 2001 की तुलना में 2011 में हिंदू जनसंख्या में वृद्धि हुई है या कमी, क्या हुई है, कमी, क्या हुई है, मुस्लिम में वृद्धि, मुस्लिम में, मुस्लिम में 0.8% की वृद्धि, मुस्लिम समुदाय में कितने प्रतिशत की वृद्धि, 0. मुस्लिम समुदाय में कितने प्रतिशत की वृद्धि और हिंदू समुदाय में कितने प्रतिशत की कमी, 0. सबसे अधिक हिंदू आबादी वाला राज्य,
सबसे अधिक मुस्लिम आबादी वाला कौन है? कौन है? क्लियर है? चलिए देखिए, एगो बात बता रहे हैं, जितना कॉपी में आपको लिखा दिए हैं बता दिए हैं, परीक्षा के लिहाज से उतना सफिशिएंट है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि 100% सेफ रहे तो ऊपर से 3 और नीचे से 3, सबसे अधिक और सबसे कम, इसको आप याद रख लीजिएगा। ऐसे जितना बता दिए वो सफिशिएंट है परीक्षा के लिए। लेकिन फिर भी अगर आप सेफ रहना चाहते हैं तो जो आपको वो पीडीएफ दिया गया है, वो पीडीएफ में जो है उसको आप उतार लीजिएगा, ऊपर से 3 नीचे से 3। बात समझ में आ रहा है? समझ गए? अब आ जाइए क्वेश्चन आंसर पे। आ जाइए, आइए क्वेश्चन आंसर पे। तेल नदी निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक नदी है? जो तेल नदी है यह महानदी की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? महानदी। क्या ऑप्शन में महानदी है? आंसर क्या हो जाएगा? उपर्युक्त में से कोई नहीं। भेड़ा घाट पर कौन सा जलप्रपात स्थित है? भेड़ा घाट पर धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश राज्य में नर्मदा नदी पर स्थित है। मध्य प्रदेश राज्य में नर्मदा नदी पर स्थित है धुआंधार जलप्रपात। भेड़ा घाट पर मध्य प्रदेश राज्य में नर्मदा नदी पर धुआंधार जलप्रपात स्थित है। बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा नदी को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? गंगा नदी को पद्मा नाम से जाना जाता है। किस नाम से? पद्मा। कौन सा जोड़ा सही है? नदी और राज्य। इंद्रावती झारखंड? नहीं, गलत। इंद्रावती छत्तीसगढ़ में बहती है। कहां बहती है? छत्तीसगढ़ में। भीमा नदी तमिलनाडु? नहीं, भीमा नदी महाराष्ट्र। भीमा नदी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। लूनी नदी राजस्थान? सही है। घाट प्रभा केरल? नहीं, बल्कि कर्नाटक। आंसर क्या हो जाएगा? सी। क्या हो जाएगा? सी। सी। हाल ही में निम्नलिखित नदियों में से किनको जोड़ने का कार्य किया गया है? गोदावरी और कृष्णा को जोड़ने का कार्य किया गया है। गोदावरी और कृष्णा को जोड़ने का कार्य किया गया है। और गोदावरी और कृष्णा को जोड़ते हुए पट्टी सीमा सिंचाई परियोजना का निर्माण इन दोनों नदियों पर आंध्र प्रदेश राज्य में किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है? दिबांग, कामेंग, लोहित, तीनों। ये तीनों ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ये तीनों ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। किस स्थान पर अलकनंदा तथा भागीरथी का संगम होता है? अलकनंदा और भागीरथी का संगम देव प्रयाग में। रुद्र प्रयाग में किसका संगम होता है? अलकनंदा और मंदाकिनी। अलकनंदा और मंदाकिनी। कर्ण प्रयाग में। अलकनंदा और पिंडार विष्णु प्रयाग में। अलकनंदा और धौली गंगा। अलकनंदा और धौली गंगा। निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। बराक, लोहित, सुबनसिरी। उपर्युक्त में से कौन सी नदी अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती है? बराक अरुणाचल प्रदेश से होकर नहीं बहती है, यह मणिपुर से होकर बहती है। मणिपुर से होकर बहती है। लोहित और सुबनसिरी ये दोनों अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती है। आंसर हो जाएगा केवल 2 और 3। केवल 2 और 3। पश्चिमी घाट की नदियां डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। सही है। पश्चिमी घाट की नदियां डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। पश्चिमी घाट की, अरे सुनिए ना महाराज, तरीका सुनते हैं नहीं, अजीब हाल है, क्या बोल रहे हैं आप लोग हैं? पश्चिमी घाट की नदियों की अगर आप बात करेंगे तो पश्चिमी घाट की जो नदियां हैं, पश्चिमी घाट की कुछ नदियां ऐसी है जो डेल्टा का निर्माण करती है और कुछ नदियां ऐसी है जो डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। पश्चिमी घाट से होकर बहने वाली वैसी नदियां जो बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है,
वह डेल्टा बनाती है, और जो अरब सागर में अपना जल गिराती है वह डेल्टा नहीं बनाती है। प्रश्न अरब सागर के संदर्भ में है। पश्चिमी घाट की वैसी नदियां जो अरब सागर में अपना जल गिराती है वह डेल्टा नहीं बनाती है। उस संदर्भ में सही है ये। वे छोटे मार्ग से तीव्र गति से कड़ी चट्टानों के ऊपर से प्रवाहित होती है। हां, पश्चिमी घाट के अंतर्गत अरब सागर में जल गिराने वाली नदियां छोटे मार्ग से तीव्र गति से कड़ी चट्टानों के ऊपर से प्रवाहित होती है, जिस कारण यह डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। ए और आर दोनों सही है, व्याख्या भी सही है। आंसर हो जाएगा ए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए कूट से सही उत्तर चुनिए। जलप्रपात और नदी। दूध सागर गोवा राज्य में मांडवी नदी पर। डुडुमा जलप्रपात ओडिशा राज्य में मुचकुंड नदी पर। गोकक जलप्रपात कर्नाटक राज्य में घाटप्रभा नदी पर। जोगिया गोरसप्पा जलप्रपात कर्नाटक राज्य में शरावती नदी पर। 4 2 1 3 4 2 1 3 आंसर क्या हो जाएगा? ए। नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है, जबकि अधिकांश अन्य प्रायद्वीपीय बड़ी नदियां पूरब की ओर बहती है। हां, सही बात है। नर्मदा नदी अपने उद्गम से पश्चिम की ओर बहती है। ताप्ती भी पश्चिम की ओर बहती है, जबकि प्रायद्वीपीय भारत की जो अन्य बड़ी नदियां हैं, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सब पूरब की ओर बहती है। ये सब पूरब की ओर बहती है। तो नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है, जबकि अधिकांश अन्य प्रायद्वीपीय बड़ी नदियां पूरब की ओर बहती है। ऐसा क्यों? यह एक रेखीय विभ्रंश रिफ्ट घाटी में विस्तृत है। हां, नर्मदा नदी रिफ्ट घाटी या विभ्रंश घाटी में बहती है। सही है ये बात। यह बिंद और सतपुरा के बीच बहती है। हां, यह भी बात सही है। भूमि का ढलान मध्य भारत से पश्चिम की ओर है। नहीं, अगर भूमि का ढलान मध्य भारत से पश्चिम की ओर होता तो गोदावरी, कृष्णा, कावेरी जैसी नदियां अपना जल अरब सागर में गिराती, लेकिन भूमि का ढलान मध्य भारत से पूरब की ओर है। भूमि का ढलान मध्य भारत से पूरब की ओर है, जिस वजह से गोदावरी, कृष्णा, कावेरी जैसी नदियां अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल 1 2 और 3, 1 और 3 कोई नहीं। आंसर हो जाएगा कोई नहीं। 1 और 2 इसका सही उत्तर होगा। उत्तर में मेरे ख्याल से उत्तर ए दिया हुआ है, जो कि गलत है। इसका सही उत्तर होगा डी। ये यूपीएससी 2013 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सुमेलित है? झील और अवस्थिति। लोनार मध्य प्रदेश नहीं, लोनार महाराष्ट्र में। कहां है? महाराष्ट्र में। नक्की गुजरात न, नक्की गुजरात नहीं, राजस्थान। गुजरात नहीं बल्कि राजस्थान। कोलेरू आंध्र प्रदेश सही है। पुलिकट केरल नहीं, बल्कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के सीमा पर। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के सीमा पर। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के सीमा पर है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी। नेक्स्ट, तिब्बत में उत्पत्ति पाने वाली ब्रह्मपुत्र, इरावदी और मेकांग नदियां अपने ऊपरी पाटों में संकीर्ण और समानांतर पर्वत श्रेणियों से होकर प्रवाहित होती है। इन नदियों में ब्रह्मपुत्र भारत में प्रविष्ट होने से ठीक पहले अपने प्रवाह में एक यू टर्न लेती है। यह यू टर्न क्यों बनता है? भूवैज्ञानिकी तरुण हिमालय के अक्ष संघीय नमन के कारण। याद रख लीजिएगा, ये भी यूपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। कुछ बात बिना समझे याद रखने में ही भलाई है। आंसर हो जाएगा बी। याद रख लीजिएगा, हम भी इसको याद ही रखे हुए हैं, आप भी इसको याद ही रख लीजिए। समझ गए? नदियों की लंबाई के अवरोही क्रम में, अवरोही क्रम मतलब घटते क्रम में गोदावरी, महानदी, नर्मदा व ताप्ती का सही अनुक्रम। देखिए, गोदावरी की लंबाई है 1465 किलोमीटर, महानदी 800, कुछ स्रोत 815 लिखता है, कुछ स्रोत 851 लिखता है। ठीक है, 851 भी लिखता है, 815 भी लिखता है, तो 815 ये मान के चलिए ना। नर्मदा 1312, ताप्ती 724। तो घटते क्रम में सजाना, अवरोही घटते क्रम में, यानी सबसे बड़ा को पहले लेना है। तो सबसे बड़ा है गोदावरी, उसके बाद नर्मदा, उसके बाद महानदी और उसके बाद ताप्ती। आंसर क्या हो जाएगा? बी। आंसर बी होगा।
बी। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? कौन सा एक सही नहीं है मतलब कौन सा गलत है? कौन सा गलत है? महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ के पठार से होता है। हाँ होता है। महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ के पठार से होता है, छत्तीसगढ़ के सिंघाबा पर्वत श्रेणी से होता है, यह बात सही है। गोदावरी नदी का उद्गम महाराष्ट्र में होता है। हाँ, महाराष्ट्र के नासिक के त्रयंबक पहाड़ी से होता है, यह भी सही है। कावेरी नदी का उद्गम आंध्र प्रदेश में होता है, नहीं। कावेरी नदी का उद्गम कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से होता है, यह गलत है। ताप्ती नदी का उद्गम मध्य प्रदेश में होता है। हाँ, मध्य प्रदेश में सतपुरा पहाड़ी से होता है, यह भी सही है। कौन सा गलत है? सी। आंसर क्या हो जाएगा? सी। गलत को ही चुनना था। कयाल क्या है? केरल का लेगून है। केरल का लेगून है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केरल में पूरब की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां नहीं है, गलत है ये। केरल में पूरब की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां है भवानी, कबानी, भवानी, काविनी, ये सब केरल में पूरब की ओर प्रवाहित होने वाली ही नदियां हैं। भवानी, काविनी, ये सब ऐसी नदियां हैं जो केरल राज्य में पूरब की ओर प्रवाहित होती है, इसलिए ये गलत है। मध्य प्रदेश में पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां नहीं है, गलत है ये। मध्य प्रदेश से नर्मदा और ताप्ती नदी, नर्मदा, ताप्ती, माही, ये सब नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और ये सब नदी अपने उद्गम से पश्चिम की ओर ही बहती है, पश्चिम की ओर ही बहती है। तो मध्य प्रदेश राज्य में बहने वाली नर्मदा, ताप्ती और माही ऐसी नदी है जो अपने उद्गम से पश्चिम की ओर ही बहती है। कौन सा सही है? ना तो एक ना ही दो, ना तो एक ना ही दो। थोड़ा बहुत नोट पर भी काम करते जाइएगा, समझ गए? आगे आइए। खारी नदी जिस अपवाह तंत्र का अंग है वह है बंगाल की खाड़ी। खारी नदी जो है बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र का अंग है। कथन 1, काली नदी भारत के दक्षिणी भाग में पूरब की ओर बहने वाली नदी है, नहीं, गलत है ये। काली नदी भारत के दक्षिणी भाग में कर्नाटक राज्य में बहने वाली नदी है, कर्नाटक राज्य में बहने वाली नदी है और यह नदी कर्नाटक राज्य में बहती हुई यह नदी जो है अपने उद्गम से पश्चिम की ओर बहती है और पश्चिम की ओर बहती हुई यह नदी अपना जल अरब सागर में गिराती है, अरब सागर में गिराती है। तो यह पूरब की ओर बहने वाली नदी नहीं है बल्कि यह पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है, इसलिए यह गलत है। दक्कन पठार अपने पश्चिमी किनारे पर उच्चता पर है, हाँ ठीक है, और पूरब में बंगाल की खाड़ी की दिशा में उसकी मंद प्रवणता है। हाँ ऐसा है, इसलिए गोदावरी, कृष्णा, कावेरी जैसी नदियां अपने उद्गम से पूरब की ओर बहती हुई अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है, यह बात सही है। आंसर हो जाएगा ए गलत है परंतु आर सही है। आंसर डी। आगे सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 नगर, सूची 2 समीपवर्ती नदी। बैतूल जो है ताप्ती नदी के तट पर है, बैतूल को नदी के तट पर ताप्ती मध्य प्रदेश में है, यह मध्य प्रदेश का शहर है बैतूल और ताप्ती नदी के तट पर है। जगदलपुर इंद्रावती नदी के तट पर है छत्तीसगढ़ में। जबलपुर नर्मदा नदी के तट पर है मध्य प्रदेश में। उज्जैन क्षिप्रा नदी के तट पर है मध्य प्रदेश में। तो 4, 1, 2, 3 आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, भारत में उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए नीचे दी गई नदियों का निम्नलिखित में से सही अनुक्रम कौन सा है? देखिए ये सब जो नदी है ये सिंधु की सहायक नदी है। ये सब जो नदी है ना, श्योक, स्पीति, जौस्कर, सतलज, ये सब सिंधु की सहायक नदी है। सिंधु की इन सहायक नदियों में सबसे उत्तर में श्योक, फिर जौस्कर, फिर स्पीति और फिर सतलज। तो आंसर हो जाएगा बी। उत्तर से दक्षिण में इसका क्रम है श्योक, स्पीति, श्योक, जौस्कर, स्पीति और सतलज। ये सब सिंधु की सहायक नदी है, सिंधु। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? जलप्रपात और नदी। कपिलधारा प्रपात गोदावरी नदी नहीं, कपिलधारा जलप्रपात नर्मदा नदी पर न है जी, नर्मदा नदी पर है, नर्मदा नदी, नर्मदा नदी पर है। जोग प्रपात शरावती नदी, हां जोग प्रपात कर्नाटक राज्य में शरावती नदी पर है, सही है ये। शिव समुद्रम कावेरी नदी पर है, सही है ये। कौन सा सही है? केवल 2 और 3, 2 और 3।
गंगा नदी उदाहरण है, गंगा नदी पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण है, पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण है, पूर्ववर्ती अपवाह का उदाहरण है। गंगा की जलोढ़ मृदा की गहराई भूमि सतह के नीचे लगभग 6000 मीटर तक होती है। निम्नलिखित कथनों का पुनरीक्षण करें एवं नीचे दिए गए कुछ से सही उत्तर चुनें। देवप्रयाग अलकनंदा एवं भागीरथी नदी के संगम पर स्थित है। हाँ, अलकनंदा और भागीरथी नदी के संगम पर देवप्रयाग स्थित है, सही है। रुद्रप्रयाग अलकनंदा एवं मंदाकिनी नदी के संगम पर अवस्थित है। हाँ, सही है। अलकनंदा नदी बद्रीनाथ से बहती है। हाँ, यह भी सही है। केदारनाथ आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित सबसे बड़ी पीठ के रूप में मानी जाती है। नहीं, आदि शंकराचार्य ने 4 पीठ का निर्माण किया था। उत्तराखंड के बद्रीनाथ में ज्योतिष पीठ का निर्माण किया था, न कि केदारनाथ में पीठ का निर्माण किया था। केदारनाथ में आदि शंकराचार्य ने कोई पीठ का निर्माण नहीं किया था। केदारनाथ में कोई पीठ नहीं है, बल्कि शंकराचार्य द्वारा स्थापित जो पीठ है वह उत्तराखंड के बद्रीनाथ में है। उत्तराखंड के बद्रीनाथ में है, कर्नाटक के श्रृंगेरी में है, ओडिशा के पुरी में है, गुजरात के द्वारिका में है। गुजरात के द्वारिका में है, तो यह गलत है। कौन सा सही है? 1, 2 और 3। भागीरथी नदी निकलती है। भागीरथी नदी गौमुख हिमानी से निकलती है। उत्तराखंड राज्य में भागीरथी नदी गौमुख हिमानी से निकलती है, गौमुख हिमानी से। निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है? अलकनंदा। गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में है? गोमती। गोमती। गोमती नदी का उद्गम मैदान में है। गोमती नदी उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिला के फुलहर झील से निकलती है, मैदानी भाग है ये। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिला के फुलहर झील से गोमती नदी निकलती है। तो गंगा की सहायक नदियों में एकमात्र गोमती नदी है जिसका उद्गम मैदानी भाग से है। इनमें गंगा की कौन सी सहायक नदी उत्तर वाहिनी है? यानी इसमें गंगा की कौन ऐसी सहायक नदी है जो उत्तर की ओर बहती है? देखिए, गंगा की सहायक नदियों में आप देखिए, याद कीजिए, गंगा की सहायक नदियों में रामगंगा है, गोमती है, घाघरा है, गंडक है, कोसी है, महानंदा है। ये सब नदी ऊपरी भाग उत्तर दिशा, नीचे दक्षिण। तो जो रामगंगा है, गोमती है, घाघरा है, गंडक है, कोसी है, महानंदा है, ये सब उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है। उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है, दक्षिण वाहिनी नदी है। ये सब रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा, ये सब दक्षिण वाहिनी नदी है। वही गंगा की सहायक नदियों में जो सोन नदी है वो इधर से आकर के मिलती है। तो ये दक्षिण है, ये दक्षिण से उत्तर की ओर जाती है, दक्षिण से उत्तर की ओर जाती है। तो इनमें गंगा की कौन सी सहायक नदी उत्तर वाहिनी है? तो सोन नदी। कौन? सोन नदी। सोन नदी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी में बाएं से नहीं मिलती है? सोन नदी दाएं से मिलती है। किधर से मिलती है? दाएं से। बाएं से मिलने वाली नदियां हैं गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा। यमुना और सोन बाएं से, यमुना और सोन दाएं से, दाएं से, दाएं से। कौन सी श्रेणी यमुना और सोन के मध्य जल द्विभाजक का कार्य करती है? केमूर। कौन? केमूर। निम्नलिखित में से किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है? ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाइएगा तो सोन नदी का जल ग्रहण क्षेत्र इसमें सबसे अधिक है। मोरिबन डेल्टा निम्नलिखित में से किस डेल्टा का एक उप विभाग है? या बंगाल डेल्टा का उप विभाग है? बंगाल डेल्टा का उप विभाग है। निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी भारतीय गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है? जोंक नदी। जोंक नदी भारतीय गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है, बल्कि यह महानदी बेसिन का हिस्सा है। जोंक नदी महानदी बेसिन का हिस्सा है, गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है। ब्रह्मपुत्र नदी का बहाव क्षेत्र है, आप याद कीजिए, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत के मानसरोवर झील के चेम योंगदुंग हिमनद से निकलती है, तिब्बत में बहती है, अर्थात चीन में बहती है। फिर अरुणाचल प्रदेश राज्य से भारत में प्रवेश करती है, मतलब भारत में बहती है। फिर अरुणाचल प्रदेश और असम जैसे भारतीय राज्य में बहती है, और फिर बांग्लादेश में प्रवेश करती है, और बांग्लादेश के तट पर ही अपना जल बंगाल की खाड़ी में मेघना नाम से गिराती है। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो ब्रह्मपुत्र नदी चीन,
भारत बांग्लादेश, चीन भारत बांग्लादेश। तिब्बत बांग्लादेश भारत। बिहार दरोगा का ही पूछा हुआ क्वेश्चन है। मानस नदी किस नदी की उपनदी है, यानी मानस किसकी सहायक नदी है? मानस ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र। ये क्वेश्चन रिपीटेड ना है जी, ना है रिपीटेड। ये क्वेश्चन इससे पहले नहीं बताए हैं, एकदम बताए हुए। घर पे जाके रिवीजन करते हैं जीवन में कभी। देखिए, अच्छा विद्यार्थी का लक्षण क्या होता है जानते हैं? अच्छा विद्यार्थी का लक्षण होता है वो क्लास करे डेली, मैथ पढ़ रहे हैं मैथ पढ़े, जीएस पढ़ रहे हैं जीएस पढ़े, जो भी क्लास कर रहे हैं रेगुलर क्लास करे। दूसरा काम, घर पे जाकर के जो भी क्लास में पढ़ाया गया है उसका रिवीजन करना है, उसको पढ़ना है, उसको याद करना। ये अच्छा विद्यार्थी का गुण होता है। लेकिन मुसल्लफपुर हाट में अच्छा विद्यार्थी का संख्या कम है। अच्छा विद्यार्थी का संख्या सच में मुसल्लफपुर हाट में कम है। देखिए, सबसे बड़ा चीज क्या है? मुसल्लफपुर हाट पटना या भारत के अन्य जगहों की तुलना में थोड़ा सस्ता है। यहां पर शिक्षा सस्ता है, हर चीज लगभग अन्य जगहों की तुलना में बोल रहे हैं। महंगा तो हर जगह है, लेकिन अन्य जगहों की तुलना में यहां पर सस्ता है सब चीज। किसान का बाल बच्चा आता है पढ़ने के लिए, किसान खेत में मेहनत करके कमा करके भेजता है आपको पढ़ने के लिए। आपको तो लगता है कि हम पता नहीं क्या हो गए, गार्जियन का कोई छत्र छाया होता नहीं है और एकदम जो मन होता है वही करते हैं। सुबह में 12 बजे उठना है, फिर साग ला करके मुसल्लफपुर हाट से कुकर में सीटी लगा करके खाना है, फिर सोना है, मोबाइल चलाना है। 7 बजा क्लास के लिए निकल जाना है, कभी आना है कभी नहीं आना है, फिर यहां से जाना है, खाना है, सोना है, मोबाइल चलाना है, सो जाना है। फिर दोपहर में 12 बजे उठना है, फिर खाना है, सो जाना है, फिर 7 बजेगा, फिर आ जाना है क्लास उठ पुट करके। यानी बीच में किताब कॉपी देखने का कोई जरूरत ही नहीं है, समझ गए? तो किताब कॉपी देखिएगा तब ना याद रहेगा कि क्वेश्चन पहले बताए हैं नहीं बताए हैं, एकदम बताए हैं, समझ गए? तीस्ता नदी का उद्गम वही है जो ब्रह्मपुत्र का है, लेकिन यह सिक्किम से होकर बहती है, गलत है। तीस्ता नदी सिक्किम के पाऊ हुंडी हिमनद से निकलती है, जबकि ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत के मानसरोवर झील के चेमयुंगदुंग हिमनद से निकलती है। अर्थात तीस्ता और ब्रह्मपुत्र का उद्गम स्थल एक नहीं है, अर्थात यह गलत है, क्योंकि कह रहा है दोनों का उद्गम एक है, जबकि ऐसा है नहीं। रंगीत नदी की उत्पत्ति सिक्किम में होती है और यह तीस्ता नदी की एक सहायक नदी है। हां, सही है ये। तीस्ता नदी भारत एवं बांग्लादेश की सीमा पर बंगाल की खाड़ी में जा मिलती है। नहीं, गलत है ये। तीस्ता नदी बांग्लादेश में जाकर ब्रह्मपुत्र से मिलती है, ना कि भारत और बांग्लादेश के सीमा पर। गलत है। कौन सही है? केवल 2। ये क्वेश्चन आज ये बताए हैं, ए होगा उत्तर, रिपीटेड है ये। आगे, प्रायद्वीपीय भारत की सभी प्रमुख नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती है। हां, प्रायद्वीपीय भारत की सभी प्रमुख नदियां जैसे गोदावरी, कृष्णा, कावेरी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, लेकिन नर्मदा और ताप्ती अरब सागर में गिरती है। परंतु नर्मदा और ताप्ती अरब सागर में गिरती है। हां, सही है ये। नर्मदा और ताप्ती विभ्रंश घाटी से होकर बहती है। हां, सही है ये। विभ्रंश घाटी से होकर बहती है, ये भी क्या है? सही है। सही है और व्याख्या भी सही है। नर्मदा घाटी किस पर्वत श्रृंखलाओं के बीच है? विंध्याचल और सतपुरा। विंध्याचल और सतपुरा। इन पश्चिम वाहिनी नदियों में कौन 2 पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है? नर्मदा विंध्याचल और सतपुरा के बीच से होकर बहती है। नर्मदा नदी अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है। नर्मदा नदी अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, बल्कि एस्चुअरी का निर्माण करती है। डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, बल्कि एस्चुअरी का निर्माण करती है। वह एक भ्रंश घाटी में बहती है। हां, सही है। ए गलत है, परंतु आर सही है। आंसर डी। नेक्स्ट, कौन सी नदी रिप्त घाटी या भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? नर्मदा।
नर्मदा, ताप्ती, दामोदर, ये सब ऐसी नदियां हैं जो भ्रंश घाटी से होकर बहती है। नर्मदा घाटी उदाहरण है भ्रंश घाटी का, नर्मदा घाटी उदाहरण है भ्रंश घाटी का, दोनों सेम क्वेश्चन है। निम्नांकित में से कौन सी एक नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है? नर्मदा। नर्मदा डेल्टा का निर्माण नहीं करती है बल्कि एस्चुरी का निर्माण करती है। निम्न में से कौन सा विशेष लक्षण नर्मदा नदी के लिए उपयुक्त है? संरचनात्मक मूल, संरचनात्मक मूल याद रख लीजिएगा। निम्न में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? नर्मदा और ताप्ती, ये दोनों नदी डेल्टा नहीं बनाती है। इसमें एक और ऑप्शन बना लीजिए ई और लिख लीजिए सी और डी। ई ही इसका उत्तर होगा, इसको सही कर लीजिएगा। ई, सी और डी दोनों इसका उत्तर होगा। ठीक है। कावेरी नदी कौन से राज्यों से होकर गुजरती है? देखिए मुख्य तौर पर कावेरी नदी कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य से होकर गुजरती है, लेकिन कावेरी की कुछ उपनदियां हैं जिसका संबंध केरल राज्य से है। तो इसलिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर आप जाएंगे तो कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती है? महानदी। महानदी एस्चुरी नहीं बनाती है बल्कि डेल्टा बनाती है। और महानदी डेल्टा बनाती है, और महानदी डेल्टा ओडिशा राज्य में है। महानदी एस्चुरी नहीं बनाती है बल्कि डेल्टा बनाती है, और महानदी डेल्टा जो है ओडिशा राज्य में है। कौन राज्य में? ओडिशा राज्य में। निम्नलिखित भारतीय नदियों में से कौन एस्चुरी बनाती है? ताप्ती। ताप्ती एस्चुरी बनाती है, बाद बाकी सब डेल्टा बनाती है। गोदावरी, गोदावरी नदी डेल्टा बनाती है। आंध्र प्रदेश में कावेरी, कावेरी नदी डेल्टा बनाती है। तमिलनाडु में महानदी, ओडिशा में डेल्टा बनाती है। कौन सी नदी ओडिशा में अपना डेल्टा बनाती है? महानदी। कौन? महानदी। भारत का दूसरा बड़ा नदी बेसिन है। देखिए भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन है गंगा, और दूसरा नदी बेसिन है महानदी, गोदावरी। भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन है गंगा और दूसरा है गोदावरी, और प्रद्वीपीय भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन है गोदावरी। निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। यहां पर जो है ना प्राणहिता होगा, इसमें थोड़ा सुधार कीजिएगा। प्राणहिता, वंशधारा, इंद्रावती, प्राणहिता, पेन्नार। उपर्युक्त में से कौन सी गोदावरी की सहायक नदी है? देखिए इसमें जो है इंद्रावती और प्राणहिता, ये दोनों गोदावरी की सहायक नदी है, बाद बाकी गोदावरी की सहायक नदी नहीं है। आंसर हो जाएगा केवल 2 और 3, केवल 2 और 3। चलिए अब रुक जाइए, अब रुक जाइए, इससे आगे अगले क्लास में करवा देंगे। अगले क्लास में कल ही खत्म हो जाएगा, कल ही खत्म हो जाएगा। अब तो 30, 18, 48 गो क्वेश्चन है, 50 गो क्वेश्चन है, एक दिन में लगभग 50 क्वेश्चन करवाते ही हैं। तो अगले क्लास में बैठे रहिए, अभी होमवर्क पूछे हैं। चलिए पिछले क्लास में ऊपर वाले लड़का से न पूछे थे, हाँ आज नीचे वाले लड़का से पूछते हैं। दीजिए, तो क्या दिए थे होमवर्क? चैप्टर नंबर 2 का ऑब्जेक्टिव पूरा दिए थे, यही ना। अगला होमवर्क सुनिए आप, अगला होमवर्क है भारत की नदी। अगला चैप्टर वही ना है जी, भारत की नदी सब्जेक्टिव पूरा कल पूछेंगे। भारत की नदी सब्जेक्टिव पूरा कल पूछेंगे, और सबको अपनी मां का कसम है, पैदा करने वाले का कसम है, पढ़ेंगे घर पर जाकर, पूरा नदी याद करके आएंगे। समझ गए? नहीं तो नानी याद हम दिला देंगे, मां कसम दी है। ठीक है, चलिए आए लड़का है, जाने के लिए बोले हैं। अरे तुम लोग क्या कर रहा है, स्टाफ लोग क्या कर रहा है, सबको रोको, उसका आई कार्ड छीनो, जो भाग रहा है उसका आई कार्ड छीनो, आई कार्ड छीन के दो हमको। बार बार बोल रहे हैं। जीएस क्या है? जीएस को जितना बार सुनिएगा उतना ज्यादा याद रहेगा। अरे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, सुनिए, जवाब दीजिए। अगर हम आपसे नहीं पूछ रहे तो मने मन आप जवाब दीजिए। पीछे वाले क्लासरूम में कोई 3 लड़का जो याद करके आया है, आ जाइए आप, जो पढ़ने वाले हैं, जिनको लगता है कि कुछ हो सकता है, जो सच में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करता है,
जो मां बाप के पैसे का सदुपयोग करता है, जो अच्छा लड़का है आ जाइए, और जो नालायक निकम्मा है, बेहया है, वो बैठे रहिए। आ जाइए पीछे वाले क्लासरूम से 3 गो, पीछे वाले क्लासरूम से 3 गो। चलिए लड़की उठिए, उठिए, खड़ा होइए, खड़ा होइए, रुकिए आप बैठिए, लड़की खड़ा होइए। भारत में कौन सी चट्टान प्रणाली नवीनतम है? हैं? भुला गए थे तो नहीं याद किए, तो ई फिर से लीजिएगा ना, खरीदिएगा ना। तो नहीं याद किए हैं तो हम क्या करें, खड़ा रहिए, बताइए। हैं? क्या ये सब हमारा प्रॉब्लम ना है, ये सब भुला गया था तो ये हम गारंटी थोड़े लिए हैं, आंसर नहीं था, ये मेरा है। बैठ जाइए, बैठ जाइए। यानी पीछे वाले इस क्लासरूम में पीछे वाले सब नालायक निकम्मा बेहया ही है, सब मां बाप के पैसे का दुरुपयोग ही कर रहा है। सबके मां बाप को फोन करेंगे, आप चिंता मत कीजिए, ठीक है। सेबड़ा की पहाड़ी कौन राज्य में है? कब एडमिशन हुआ है? 1 मंथ से आ रहा है। एडमिशन रसीद दिखाइए। चलिए खड़ा हो जाइए। महाराष्ट्र एवं कर्नाटक राज्य में पश्चिमी घाट को क्या कहा जाता है? हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा कहां स्थित है? सिक्किम। बैठ जाइए, खड़ा होइए। सबसे बड़ा हिमनद कौन है? लीजिए लीजिए लीजिए। एकदम मोबाइल चलाएगी। क्या घंटा मोबाइल चलाती है? सही सही बोलो, बोलो मां कसम, क्या घंटा मोबाइल चलाती है? क्या घंटा मोबाइल चलाती है? सीधा क्वेश्चन बोलने हैं, सीधा जवाब दो। है? मारेंगे कपार कान हम फोड़ देंगे, ठीक है। पर हो है, तुमको चोट लगा है? झूठ बोलेगी? बैग पे लगा है। एकदम निर्लज पतित लड़की है। खड़ा हो जाइए, खड़ा हो जाइए। स्थल खंड के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार का विस्तार है? बैठ जाइए, खड़ा हो जाइए। हैं? एडमिशन कब हुआ है? पुराना है। एडमिशन रसीद देखेंगे, नहीं आए थे तो, अब पुराना है तो नहीं आए थे, वो आपका प्रॉब्लम, हमको कोई दिक्कत नहीं है। हम तो कूटेंगे, हम तो कूटने के लिए पैदे हुए हैं। भारत का दक्षिणतम पर्वत श्रेणी? कार्डमम की पहाड़ी। क्या? कार्डमम की पहाड़ी, कार्डमम की पहाड़ी। खड़ा हो जाइए। किन 2 पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है? हैं? क्या? अच्छा, नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य कौन सी पर्वत श्रेणी स्थित है? विंध्याचल। अच्छा, हाँ,
लीजिए 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 लीजिए, इतना टाइम नहीं देंगे, इतना टाइम थोड़े देंगे हम। चलिए लड़की खड़ा हो जाइए, खड़ा हो। उत्तरी अमेरिका की सर्वोच्च चोटी माउंट मैकिनले, बैठ जाइए। ए लड़की खड़ा हो जाइए। हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्नति से हुई है? लीजिए लीजिए लीजिए। क्या घंटा मोबाइल चलाती है? सही सही बोलो। 4 घंटा, 5 घंटा, 8 घंटा, 10 घंटा, क्या घंटा? अच्छा, जिससे पूछेंगे सबके पास छोटे मोबाइल है, लीजिए, उससे मतलब ना है। लीजिए लीजिए लीजिए, पढ़िएगा कब? लीजिए, छोटका मोबाइल है या बड़का है? लड़की खड़ा हो जाइए। है क्या? कार्ड दिखाइए। एडमिशन देखेंगे कब का है। एडमिशनों ने लिए हैं। खड़ा हो जाइए, बोलिए क्या? एडमिशन नया है? कहाँ है रसीद? कहाँ है? ठीक है, बैठिए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। जब मुरते हैं तो हम क्या करें? नाथुला दर्रा किस राज्य में है? बैठ जाइए। तो हम क्या करें? हम वो सब नहीं जानते हैं। अरे हमको वो सब पते ना है। नेलंग घाटी किस राज्य में है? लीजिए लीजिए, न हो, खड़ा हो जाइए। कुछ बोलना है। नेलंग घाटी किस राज्य में है? आए क्या? तमिलनाडु? हे भगवान, उत्तराखंड में पढ़ता लिखता है नहीं। खड़ा हो जाइए। हाँ, क्या कुछ बोलना है? शांत घाटी कहां है? केरल में है। कहां है? केरल में। लीजिए लीजिए, अरे लीजिए ना, लीजिए ना, अरे लीजिए ना, अरे जरूरी है वही सब। खड़ा हो जाइए। क्या है? कहां रसीद? कुछ बोलना है? कहां है रसीद? है? क्या पढ़े हैं ना? धूपगढ़ी चोटी स्थित है सतपुरा रेंज में। लीजिए 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 ना। अंतः अस्ति प्रारंभ। कुछ बोलना है? बोल दीजिए, नया हुआ है, मार के तो मुंह तोड़ देंगे हम। हैं? हमको कोई मतलब ना है उससे। क्या मतलब है? माउंट एवरेस्ट कहां है? सीजीएल के स्टूडेंट है तो माउंट एवरेस्ट कहां है बताइए? लीजिए 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 लीजिए, पढ़े हैं सीजीएल के स्टूडेंट। तो सीजीएल में जीएस नहीं पूछा जाता, अब तो पीटी मेंस दोनों में जीएस पूछा जा रहा है। अब पीछे वाला तो नालायक निकम्मा है, पीछे जाकर के हम क्या करेंगे? 3 गो नहीं आ पाया, चिंता मत कीजिए। कूट देंगे हम एक तरफ से। कल खाली होमवर्क करके नहीं लाइए आप लोग।
कल कुटाइए प्रोग्राम होगा। किसका है? चलिए अब जो है सुन लीजिए, कल का होमवर्क क्या क्या, कल का 2 होमवर्क है। एक जनसंख्या वाला कॉपी में लिख के लाना, और दूसरा नदी सब्जेक्टिव पूरा याद करके लाना। और कल जो है ऑब्जेक्टिव खत्म हो जाएगा, फिर अगले क्लास का होमवर्क दे देंगे, इसका ऑब्जेक्टिव पूरा याद करके लाना। ठीक है? पूरा चैप्टर, हाँ पूरा चैप्टर, पूरा नदी। ठीक है, पूरा नदी। नदी में देखिए, सुनिए 1 मिनट, थोड़ा स्पष्ट कर देते हैं। नदी में जो है, नदी है, झील है, जलप्रपात है, परियोजना है। नदियों के किनारे बसे प्रमुख शहर है, तो उसमें स्पेशली नदी, झील, जलप्रपात, परियोजना, नदियों के किनारे बसे प्रमुख शहर नहीं, सिर्फ नदी। अगले क्लास में दे देंगे झील और जलप्रपात, फिर उसके अगले क्लास में दे देंगे बहुउद्देशीय परियोजना। तो 3 क्लास में तो हो ना जाएगा। तो सिर्फ नदी पूरा, और विशेष तौर पर पूछेंगे नदी का उद्गम, संगम या मोहाना, सहायक नदी, और थोड़ा बहुत लंबाई भी, 2, 4, 5, 10 गो बदनाम नदी का लंबाई भी। समझ गए? तो इससे आगे मिलेंगे अगले क्लास में। हमको निकलने दीजिए, तब आप लोग निकलिएगा। धन्यवाद सभी लोगों का। थोड़ा देर के बाद काटना, 2-3 मिनट के बाद काटना जी।